morning students. I hope you all are doing great. So आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. सो ये चैप्टर स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस चैप्टर को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्यों इस चैप्टर का यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, मतलब क्यों ये जो चैप्टर है हमारी साइंस की बुक में इंक्लूड है. तो देखो, उससे पहले मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बताती हूँ. सपोज कि मेरे पास क्या है, इस कंटेनर में क्या है, मिल्क है. ठीक है, इसमें क्या है, मिल्क है. अगर मैं इस मिल्क को कुछ टाइम के लिए एटमॉस्फेयर में रख देती हूँ, और ये जो मिल्क है ये क्या है, हमने बॉईल नहीं किया हुआ, नॉर्मल जो मिल्क होता है, लाइक जिसको हम बोलते हैं कच्चा दूध. ठीक है, अगर उसको मैं एटमॉस्फेयर में रख देती हूँ कुछ टाइम के लिए, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ टाइम के बाद ये जो मिल्क है वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि जो जर्नल लैंग्वेज में क्या बोलते थे कि पनीर टाइप बन जाता है. ठीक है, या फिर एक एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि अगर मेरे पास क्या है, आयरन नेल है. ठीक है, ये क्या है, आयरन नेल है, मीन्स की कील है. अगर इस कील को मैं ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, अगर मैं रख देती हूँ, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर का मतलब है कि जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो आप कुछ टाइम बाद क्या नोटिस करोगे कि ये जो कील है इसके ऊपर क्या है, एक रेडिश ब्राउन कलर की, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर की क्या हो जाएगी, एक लेयर हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब जंग लग जाएगा. और एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं कि जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, हमने फूड इनटेक किया, फूड हमारे बॉडी में गया, उसके बाद क्या होता है कि जो हम फूड स्टार्टिंग में हम खाते हैं, जैसे कि हमने रोटी, राइस, वेजिटेबल्स, ये हमने इनटेक किया, लेकिन क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है कि जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन हो गए, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, तो क्या करता है कि ये जितने भी जो हमने सब्सटेंसेस है, जो भी हमने फूड इनटेक किया, इसको क्या है, कन्वर्ट कर देता है किसमें, सिंपलर फॉर्म में या फिर सिंपलर सब्सटेंसेस में, जैसे कि ग्लूकोज. ठीक है, तो ये हमने एग्जांपल्स देखे. यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो स्टार्टिंग में जो हमारे पास सब्सटेंस था और जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, डिफरेंस है ना, मतलब कि क्या कुछ ना कुछ क्या केमिकल चेंज हुआ है ना. ऐसे ही यहाँ पे आयरन नेल थी, लेकिन जब इसको हमने ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखा तो यहाँ पे क्या, उसके ऊपर एक लेयर आ गई, तो मतलब क्या केमिकल चेंज हुआ है. ऐसे ही यहाँ पे क्या, जो हमने खाना खाया है वो क्या बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में. तो ये जो तीनों रिएक्शंस है, ये हम क्या बता रही है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रिएक्शन हुई होगी, मतलब केमिकल्स कुछ ना कुछ तो रिएक्ट किया होगा. तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब कभी भी केमिकल चेंज होता है तो वहाँ पे क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस अक्कर करती हैं. तो हमें पता चला कि जो चैप्टर है इसका क्या इंपॉर्टेंस है. हमारे एनवायरनमेंट में क्या बहुत सारी क्या होती है, रिएक्शंस होती हैं. अगर हमें ये नहीं पता होगा कि अच्छा कि अगर यहाँ पे कुछ केमिकल चेंज हुआ है या फिर उसके कलर में चेंज आया है तो क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रही है. अगर हमें ये नहीं पता होगा कि कैसे हमें पता चलता है कि कोई भी रिएक्शन हो रही है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अच्छा ये चीज़ ऐसे इसमें कैसे कन्वर्ट हुई. तो इसलिए क्या हमें केमिकल रिएक्शंस और जो इक्वेशंस है उनको पढ़ना क्या है, बहुत ज़रूरी है. तो अब हम देखते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है उसकी डेफिनेशन. Video powering on.
एंड इक्वेशन। इसमें हम फर्दर क्या टॉपिक स्टडी करेंगे वो है, फर्स्ट टॉपिक है हम पढ़ेंगे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, फिर कैसे हम केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे, मतलब लाइक क्यों नीड हुई केमिकल इक्वेशन की जब हमारे पास केमिकल रिएक्शंस थी। तो देन उसके बाद जो केमिकल इक्वेशन है उसको हम बैलेंस कैसे करेंगे और इसका रीजन क्या है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। देन हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यहाँ पे हम 5 रिएक्शंस पढ़ेंगे लाइक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड लास्ट वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। एंड लास्ट टॉपिक हम क्या स्टडी करेंगे, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस है उनका हमारी एवरीडे लाइफ में क्या यूज है। तो यहाँ पे हम किसको स्टडी करेंगे, कोरोजन को स्टडी करेंगे और रेंसिडिटी को हम स्टडी करेंगे। सो अब हम फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, द ट्रांसफॉर्मेशन of chemical substance into new chemical substance by forming or breaking of bonds between the atoms। ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, बेसिकली जब हमारा एक सब्सटेंस किसी नए सब्सटेंस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और कैसे कन्वर्ट होगा, या तो वो बॉन्ड्स को फॉर्म करेगा या फिर ब्रेक करेगा, तो तब हमारे क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे कि एग्जांपल, अगर हम बोलते हैं कि व्हेन मैग्नीशियम ribbon is burned in air, then it gives magnesium oxide। ठीक है, तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अब देखो केमिकल रिएक्शन के हमारे पास आसपास क्या बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होती है। अब इसका एग्जांपल मैंने क्या लिया कि अगर हमने मैग्नीशियम रिबन को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो हमारे क्या होते हैं एयर में प्रेजेंट होती है, उसको अगर हम बर्न करते हैं तो क्या है, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। अब हमें ये बताओ कि हमें केमिकल इक्वेशन की नीड क्यों है। देखो केमिकल रिएक्शन है, अब देखो मैंने इसको ऐसे क्या वर्ड फॉर्मेशन में लिखा है, तो ये क्या बहुत लेंथी है। अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हमारे जो साइंस में क्या इतने सारे रिएक्शंस होते हैं उसको हम ऐसे वर्ड फॉर्मेट में हम इसको स्टडी करेंगे। ये क्या बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्या इसको हम शॉर्टेस्ट वे में कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम साथ में क्या है, बर्न इन एयर, एयर मतलब कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन then it gives magnesium oxide। तो ये यहाँ पे क्या है, मैंने क्या लिखा है, वर्ड इक्वेशन लिखे। यहाँ पे क्या था, सेंटेंस में था, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, वर्ड इक्वेशन में। अब क्या हम इसको और शॉर्टर वे में लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। कैसे, अगर हमें इन सब के क्या सिंबल्स पता होंगे, जैसे कि मैग्नीशियम का क्या होता है Mg, और ये क्या है सॉलिड, ऑक्सीजन का क्या होता है O2, ये क्या है गैस, विच गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड
MgO, ये भी क्या है सॉलिड। अब देखो हमने क्या था, ये इतनी लंबी जो ये क्या था सेंटेंस था, इसको हमने बिल्कुल ही शॉर्ट कर दिया। ये हमारी क्या थी केमिकल रिएक्शन थी, इसको अब हमने क्या है इस फॉर्मेट में हमने लिख दिया, ये हमारी क्या है केमिकल इक्वेशन। और ये जो मैंने केमिकल इक्वेशन लिखी है इसको हम क्या बोलते हैं, अब देखो ये क्या थी केमिकल इक्वेशन हमने लिख दी। अब उसके बाद इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि जो हमारे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है हमारा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो भी यहाँ पे क्या सब्सटेंसेस है इसको हम क्या बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और ये हमारे क्या होते हैं राइट हैंड साइड प्रोडक्ट्स। ठीक है, और ये जो एरो है ये हमें क्या बताता है कि जो हमारे रिएक्टेंट है वो क्या है जैसे जैसे टाइम जा रहा है तो हमारा क्या है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। और इस एरो के ऊपर हम कभी कभी क्या है हम कुछ कंडीशंस भी स्पेसिफाई कर देते हैं कि जैसे कि अगर यहाँ पे प्रेशर मान लो 2 atm चाहिए या फिर यहाँ पे टेम्परेचर मान लो कि 25 डिग्री सेल्सियस है, तो जो भी हमें कंडीशंस स्पेसिफाई करने होते हैं वो हम इस एरो के ऊपर ही शो करते हैं। और ये जो प्लस साइन है ये हमें क्या बताता है कि इसके साथ में क्या जैसे कि हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो यहाँ पे क्या इसको प्लस से हम शो करते हैं। अब हम देखेंगे हमने केमिकल रिएक्शन देख लिया, फिर केमिकल रिएक्शन को हम कैसे केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। अब हम केमिकल इक्वेशन की हम एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स हमने पीछे क्या पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या है, कैसे हम केमिकल जो रिएक्शंस हैं उनको हम वर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, अब हम ठीक है हमने ये तो स्टडी कर लिया कि केमिकल रिएक्शन होती है, बट अब हमें ये भी तो बताना चाहिए कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो अब हम स्टडी करेंगे साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, विच मीन्स कि हमें ऐसे क्या इंडिकेशंस मिलेंगे कि जिससे हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट होगा कि जब भी कभी केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो आपको क्या दिखेगा कि चेंज इन स्टेट। मतलब जब मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था दूध वाला, तो क्या था कि स्टार्टिंग में क्या था हमारे पास मिल्क था ना, लेकिन कुछ टाइम बाद वो किसमें कन्वर्ट हो गया था लाइक पनीर में, तो क्या उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो क्या हो गई चेंज हो गई। सेकेंड इज चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर में कैसे देखो क्या होता है हमारे पास है ना कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब जो कॉपर सल्फेट होता है ना इसके जो इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है ब्लू होता है। ठीक है, अगर कॉपर सल्फेट के साथ अगर हम इस सॉल्यूशन के अंदर आयरन डाल दें, मतलब कि अगर हम कील डाल देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कुछ टाइम बाद क्या नोटिस करोगे कि ये जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है इसका कलर क्या हो जाता है फेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आयरन होता है वो क्या है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और क्या बना देता है आयरन सल्फेट और कॉपर। तो यहाँ पे जो ये ब्लू कलर था यहाँ जाके क्या हो जाता है फेड हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी हमें पता चल सकता है जब भी हमारे कलर में चेंज होगा तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारे क्या केमिकल रिएक्शन अक्कर कर रही है। थर्ड क्या है, थर्ड इज इवोल्यूशन ऑफ हीट, मतलब कि कोई ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या है हीट निकल रही है। ठीक है, अगर मान लो कोई रिएक्शन करवा रहे हो आपने क्या बीकर में ली है, अगर केमिकल रिएक्शन होगी और आप अगर बीकर को टच करोगे तो आपको क्या है वो हॉट फील होगा, तो इससे भी क्या पता चलेगा कि हीट क्या है इवॉल्व हो रही है, मतलब रिलीज हो रही है और हमारी केमिकल रिएक्शन अक्कर कर रही है। फोर्थ क्या है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, विच मीन्स कि अगर क्या है हमें केमिकल रिएक्शन कराने के लिए अगर हमें हीट हमें देनी पड़ रही है
तब भी क्या हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है। फिफ्थ इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, मान लो कोई रिएक्शन होगी, ठीक है, और वहाँ पे अगर कोई गैस निकल रही है जैसे कि H2 होगी या फिर CO2 होगी, ठीक है, तो वहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो होगी। जैसे मान लो CO2 कहीं पे निकल गया, अब हमें कैसे पता चलेगा? तो अब क्या करना, कैंडल लेके जाना, ठीक है, उस बीकर के पास है जहाँ पे वो रिएक्शन हो रही है। तो अब जैसे कैंडल लेके जाओगे तो क्या है, कैंडल हमने क्या बर्न की हुई थी, लेकिन अगर वहाँ पे CO2 अगर निकल रही होगी तो जो हमारी कैंडल है वो बुझ जाएगी। तो जिससे हम क्या पता कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, CO2 हमारी गैस निकली है और क्या केमिकल रिएक्शन हुई है। सिक्स्थ वन इज इवोल्यूशन ऑफ लाइट। मतलब कि अगर मान लो कोई रिएक्शन हो गई, ठीक है, और वहाँ पे आपको लाइट क्या क्या है, मतलब लाइट क्या रिलीज हो रही है, जैसे कि मान लो कि व्हाइट कलर की या फिर रेड कलर की, ठीक है, तो वहाँ से भी हमें क्या पता चल सकता है कि हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे क्या 6 इंडिकेशंस है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है। फर्स्ट वन इज अगर उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज है, सेकंड वन इज अगर उसके कलर में चेंज आ रहा है, थर्ड वन इज अगर हीट हमारी क्या क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, फोर्थ इज एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जहाँ पे क्या अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब अगर हमें हीट देनी पड़ रही है, फिफ्थ क्या अगर कहीं पे गैस रिलीज हो रही है, और सिक्स्थ क्या है जहाँ पे लाइट रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है इंडिकेशंस। अब नेक्स्ट हम करेंगे केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन तो हमने देख ली, उसकी डेफिनेशन भी देख ली, कैसे हमने रिएक्शन से हमने क्या है वर्ड इक्वेशन बनाई थी, ठीक है, कैसे हमने सिंबल्स से ये सब लिखे थे। अब हम एक बार देख लेते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, उसकी हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, सो केमिकल इक्वेशन a chemical equation, a complete chemical equation represents reactants, products and their physical state. So, chemical equation क्या basically a complete chemical equation represents reactants, products and their physical states. तो हमारे पास जो भी केमिकल इक्वेशन होती है तो वो हमें बेसिकली क्या बताती है, उसके अंदर जैसे कि ये भी क्या केमिकल इक्वेशन ही, अब हमें क्या बता रही है कि इसमें अच्छा ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं और इनकी क्या फिजिकल स्टेट बता रही है। ठीक है, तो ये क्या है केमिकल इक्वेशन। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है क्या ये ठीक है, तो आप सोचोगे कि हाँ ठीक ही है, बट नहीं। तो कैसे ठीक नहीं है, यहाँ पे क्या है मैग्नीशियम का क्या है 1 एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं 2, यहाँ पे क्या है 2 है ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है, और ऐसे यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो भी क्या है 1 है। तो मैग्नीशियम के एटम्स तो क्या है सेम है, बट यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन के एटम्स क्या है डिफरेंट है, डिफरेंट है ना। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो जो रिएक्टेंट साइड जो हमारा मास होगा वही क्या होगा प्रोडक्ट साइड में होगा। बट यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के यहाँ पे क्या है 2 एटम्स है, और एक ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कितना होता है 16 ग्राम, तो यहाँ पे 2 एटम्स हैं और यहाँ पे क्या 16 ग्राम, तो यहाँ कितना हो गया 32 ग्राम। ठीक है, और राइट साइड में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे क्या ऑक्सीजन का 1 एटम है और इसका मास कितना होगा 16 ग्राम। अब आप खुद देखो यहाँ पे क्या है 32 ग्राम है और यहाँ पे क्या है
16 ग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या बोल रहा था कि हमारा जो मास है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे तो क्या है, सेम है ही नहीं। तो हम क्या है, क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग इज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। उससे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इज इक्वल ऑन बोथ द साइड्स, दैट इज रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, वो ऐसी इक्वेशन जो कि जिसके अंदर क्या होगा, जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स होंगे, जो डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे कि यहाँ पे क्या था, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, तो इसके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो क्या, बोथ द साइड्स, मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखो मैंने इसको बैलेंस कैसे किया, देखो ये इक्वेशन थी, अब देखो यहाँ पे हमारा क्या था, 2 ऑक्सीजन एटम्स थे, वहाँ क्या था 1, तो यहाँ पे मैंने क्या है 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑक्सीजन हमारी क्या होगी, बैलेंस। अब देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे हमारा क्या हो गया, मैग्नीशियम के क्या है 2 एटम्स, इसलिए हमने यहाँ पे क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसी इक्वेशंस जो कि क्या है, बैलेंस होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। गुड। और रीजन मैंने आपको बता दिया कि हम केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ mass can neither be created nor be destroyed during the chemical reaction. So it is necessary to balance the chemical equation so that the mass of elements on reactant side is equal to the mass of elements on product side. Okay. So next is, अब हम कैसे, जैसे कि फिजिकल स्टेट्स उसको हम कैसे सिंबल में लिखेंगे। तो अब देखो, अगर मान लो कोई भी इक्वेशन है, आपको किसी इक्वेशन में अगर आपको ये सिंबल्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये हर एक सिंबल है ये हमें क्या बता रहा है, ठीक है। अगर देखो सॉलिड है तो उसका सिंबल क्या, स्मॉल एल से डिनोट करेंगे, लिक्विड होगा तो उसको हम स्मॉल एल से, अगर गैस हो गया, अगर हमारे इक्वेशन मतलब रिएक्शन में, तो उसको हम स्मॉल जी से, और अगर कहीं पे एक्वस होगा तो उसको हम ए क्यू से। एक्वस का मतलब कि हमारा क्या है, वाटर के अंदर क्या है, डिजोल्व होगी, ठीक है। अब देखो कुछ रिएक्शंस हमने, जैसे अब हमने काफ़ी रिएक्शंस हमने स्टडी किए, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे होती है जैसे कि हमारी, जिसके ऊपर हम कुछ कंडीशंस भी लिख देते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे क्या हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड है, गैस है, और हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, ये भी हमारी क्या है, गैस है, ठीक है। तो ये हमें क्या देती है, अल्कोहल, ठीक है। तो देखो ये मैंने क्या लिख दिया, केमिकल इक्वेशन लिख दी। अब इसको बैलेंस भी तो मैं करना होगा ना, पहले बैलेंस देख लेते हैं बाकी। यहाँ पे क्या है, कार्बन 1 एटम है, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो मैं इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 2 से करूँ तो यहाँ क्या बन जाएगा, 4 बनेगा, एक मिनट, यहाँ हमारा क्या आएगा, ये हमारा क्या है, मिथेनॉल। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम्स है, वहाँ क्या है 4, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो हाइड्रोजन मेरे क्या हो गए 4, और बाकी साइड से क्या पहले। अब देखो जो एक केमिकल इक्वेशन है कंप्लीट, देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारे यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट्स है, ये राइट हैंड साइड हमारे क्या है, प्रोडक्ट है, और ये एरो हमें क्या बताता है कि टाइम के साथ जो हमारा रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। और इस एरो के ऊपर हम कभी कभी यहाँ पे कुछ कंडीशन लिख देते हैं कि लाइक इसको
इतने एटमॉस्फेयर प्रेशर चाहिए, ठीक है, या फिर यहाँ पे कितने टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम बैलेंस कैसे करेंगे इक्वेशंस को, ठीक है। अभी तक तो जैसे मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, लेकिन अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और फिर हम लास्ट में क्या है कैसे फटाफट हम इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, हाउ टू बैलेंस अ chemical equation. So there are some steps to balance a chemical equation. तो पहले हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं वही वाली नॉर्मल इक्वेशन ले लेते हैं कि मैग्नीशियम है, ये सॉलिड है, ये हमारे पास क्या ऑक्सीजन, ये क्या है गैस, एंड इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज ऑल्सो अ सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है स्टेप हमारा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो भी हमारी इक्वेशन है उसको हम क्या है बॉक्स में क्या करेंगे, मतलब बॉक्स यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारी क्या थी, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन एंड इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हमने बॉक्स क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि देखो जो भी बॉक्स के अंदर हमारे एटम्स का जो भी नंबर रहेगा वो हमारा चेंज नहीं होगा। जो भी हमारी इक्वेशन जो हम बैलेंस करेंगे, लाइक यहाँ पे जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे जिस भी नंबर से, वो क्या इस बॉक्स के बाहर लिखा जाएगा, ना कि हम इसके अंदर। लाइक हमें जो अंदर वाले जो इस बॉक्स के अंदर जो हमारे एटम्स हैं वो हमें क्या है, लाइक जो भी यहाँ पे नंबर्स है वो हमें क्या है चेंज नहीं करना है। तो जो भी हम इक्वेशन बैलेंस करेंगे वो क्या इस बॉक्स के बाहर हम नंबर को करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज हमें ये देखना है कि हमारे पास एलिमेंट्स कौन से यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट्स, यहाँ लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारी क्या है रिएक्टेंट साइड, राइट हैंड साइड जो कि हमारी क्या है प्रोडक्ट साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या सिर्फ दो ही है ना, एक तो मैग्नीशियम और एक है ऑक्सीजन। वो अलग बात है कि यहाँ पे आपको ऑक्सीजन के 2 एटम्स दिखते हैं, ठीक है, बट जो एलिमेंट्स क्या है वो तो सिर्फ दो ही है ना, एक तो हमारे पास क्या है मैग्नीशियम और एक हमारे पास क्या है ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब भी हम बैलेंस करेंगे, अब हमें ये देखना है कि रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम कितना है 1, ठीक है, और ऑक्सीजन हमारी क्या है 2 रिएक्टेंट साइड में। अब प्रोडक्ट साइड में हमारा मैग्नीशियम क्या है 1 और हमारा जो ऑक्सीजन है वो कितना है 1, ठीक है। अब हम बैलेंसिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे जब हमें जहाँ पे भी हमें क्या है नंबर सबसे ज़्यादा दिखे, जो हाईएस्ट नंबर, जैसे कि यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा क्या है 2 है, तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे। कैसे, देखो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन देखो रिएक्टेंट साइड में कितना है 2, यहाँ पे क्या है 1, तो हमें इसको इक्वल करना है। तो 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 2 हो जाए तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखो हमारा क्या है, अब यहाँ पे भी क्या मेरा ऑटोमेटिकली 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो राइट हैंड साइड में हमारा क्या मैग्नीशियम कितने हो गए 2, बट हमारे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो मैग्नीशियम कितना है 1, तो इसका मतलब इसको भी क्या है हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम लिखेंगे अपनी कंप्लीट इक्वेशन, 2mg सॉलिड प्लस O2 गैस एंड इट गिव्स 2MgO सॉलिड। तो अब आप चेक करो कि ये जो हमारी इक्वेशन जो मैंने लिखी है वो क्या है हमारी बैलेंस है। कैसे, मैग्नीशियम हमारे क्या है लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2 है, राइट हैंड साइड में भी 2 है। ऑक्सीजन हमारे क्या है 2 एटम्स और राइट हैंड साइड में भी 2 एटम्स, तो हमारे ये क्या है बैलेंस है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए।
नेक्स्ट एग्जांपल इज, अगर हमारे पास क्या है, जिंक है, साथ में क्या है, HCl है, देन इट गिव्स जिंक क्लोराइड प्लस में H2। ओके, अब देखो आप यहाँ पे आपको देखो जिंक तो ठीक है, एटम सेम है, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, वहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है क्लोरीन 1 है, वहाँ क्या है 2, मतलब ये क्या है, इक्वेशन बैलेंस नहीं, तो बैलेंस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आप क्या है बॉक्स ड्रॉ कर लो, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया कंप्लीट। सेकंड स्टेप क्या था हमारा कि हम क्या देखेंगे कि कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है यहाँ पे। सो एलिमेंट्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी क्या है रिएक्टेंट साइड है, और राइट हैंड साइड जो हमारी क्या है प्रोडक्ट साइड है। अब देखो एलिमेंट्स आपको कौन से दिख रहे हैं यहाँ पे, जिंक है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स है यहाँ पे, और कोई आपको नहीं दिख रहा, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में जिंक कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 1 एंड क्लोरीन इज ऑल्सो 1। ओके, अब आप प्रोडक्ट साइड में देखो, जिंक तो ठीक है 1 ही है, हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे कितना है 2 और क्लोरीन हमारे पास क्या है 2, ठीक है, ये भी हमने लिख लिया। अब देखो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर क्या दिख रहा है 2, इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब देखो क्लोरीन यहाँ पे क्या प्रोडक्ट साइड में 2 है और रिएक्टर साइड में क्या है 1, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 1 को कि 2 हो जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। अब मैंने जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे जो मिल रहा है हाइड्रोजन, देखो जो हाइड्रोजन, तो जो हमारी कंप्लीट रिएक्शन होगी वो क्या होगी, जो बैलेंस है जिंक प्लस 2HCl, देन इट गिव्स जिंक क्लोराइड प्लस में H2। तो ये हमारी क्या है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज, next example is lead nitrate reacts with potassium iodide and it gives lead iodide and potassium nitrate। तो हम इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। देखो अब आप एग्जाम में जब ऐसे इक्वेशन आएगी तो आप पूरे वो स्टेप्स तो लिखोगे नहीं, तो आपको क्या फास्टली करना होगा, कैसे देखो और आपको करना कैसे, देखो लेड क्या है 1 एटम है, ठीक है। अब देखो या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि NO3 को आप कंप्लीट 1 मान लो, ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि नाइट्रोजन को अलग ऑक्सीजन को अलग, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करोगे। देखो अगर मैं NO3 को क्या पूरा होल 1 मान लूँ, तो देखो NO3 यहाँ पे क्या है 2, वहाँ पे क्या है 1, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, जिससे क्या हो जाएगा हमारा जो NO3 है वो क्या बैलेंस हो गया, यहाँ पे क्या देखो तो वहाँ पे भी क्या हो गए 2 एटम्स NO3 के। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या होगा पोटेशियम, यहाँ पे 2 एटम्स हो गए, यहाँ पे क्या 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं, ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो हमारे यहाँ पे क्या आयोडीन के 2 एटम्स और यहाँ पे भी क्या है 2 एटम्स। अब देखो ये क्या है बैलेंस है, देखो लेड का क्या है 1 एटम, NO3 के क्या है 2 एटम्स, यहाँ पे भी क्या है NO3 के 2 एटम्स, पोटेशियम के यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे भी क्या है 2, आयोडीन के यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे भी क्या है 2। तो ये हमारी क्या है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखो इस रिएक्शन में हमें क्या मिला है येलो प्रेसिपिटेट। सो प्रेसिपिटेट क्या होता है, बेसिकली प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इनसॉल्युबल क्या होता है सॉलिड होता है, ठीक है। और जब भी इक्वेशन के अंदर जैसे हमारे कहीं पे जैसे कि हाइड्रोजन गैस अगर निकल रही है तो गैस को शो करने के लिए कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है, अप एरो से। लेकिन अगर हमारे कहीं पे प्रेसिपिटेट बनेगा तो प्रेसिपिटेट के लिए हम जो एरो यूज करते हैं, जो सिंबल यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं डाउनवर्ड एरो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या प्रेसिपिटेट बने, इसका मतलब कि ठीक है।
सो एक एग्जांपल्स और देखते हैं हम इक्वेशन बैलेंस के। नेक्स्ट एग्जांपल इज इफ वी हैव आयरन सल्फेट, ठीक है, मतलब फेरस सल्फेट सॉलिड, इसको अगर मैं हीट करती हूँ तो ये मैं क्या देता है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अब देखो ये भी हमारा क्या है, सॉलिड है, सल्फर डाइऑक्साइड हमारी क्या है, गैस, और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी हमारी क्या है, गैस। अब इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो क्या दिख रहा है कि ऑक्सीजन ही आपको ज़्यादा अमाउंट में दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखो एक चीज़ आपको क्या जो अलग से ही आपको दिख रही है, लाइक आयरन यहाँ पे क्या है 1 एटम है और यहाँ पे क्या है 2 है। तो आप एक बार क्या करके देखो कि 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। हाँ एक चीज़ और, जब भी आप इक्वेशन बैलेंस करोगे तो आपको यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने अगर एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बाकी सारे हो जाएंगे, नहीं, आपको कभी कभी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ट्रायल एंड एरर मेथड यहाँ यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो आयरन में यहाँ पे कितने हो गए, 2 एटम्स, यहाँ पे 2, तो आयरन बैलेंस हो गया। अब देखो सल्फर हमारे पास यहाँ पे कितने हो गए 2, और यहाँ पे हमारे पास सल्फर कितने हैं 1 2, ठीक है, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन में यहाँ पे कितने हैं 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पे मैं कितने हैं 3 + 2 5 5 + 3 8, तो ये मेरी इक्वेशन क्या है, बैलेंस, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ और आपको ये सोल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देन ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल ये है, एक एग्जाम्पल है एक एग्जाम्पल है मीथेन को जब हम बर्न करेंगे देन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, ठीक है। ये भी हमारी क्या है, गैस है, ऑक्सीजन भी हमारी क्या है, गैस है, और यहाँ पे ये है लिक्विड, ठीक है। एक रिएक्शन और क्या दे सकती हूँ आपको कि अगर मेरे पास बेरियम सल्फेट है और वो रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, देन इट गिव्स बेरियम क्लोराइड प्लस SO4 होल थ्राइस, ठीक है। ये 3 एग्जांपल्स है, ये आपको क्या है, बैलेंस करने हैं। सो नेक्स्ट इज, अब हमने केमिकल रिएक्शन भी पढ़ ली, केमिकल रिएक्शन को हमें केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखते हैं, फिर हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, वो सब पढ़ लिया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। So next topic is types of chemical reactions. So here are 5 types, लाइक वैसे तो काफ़ी टाइप्स की रिएक्शंस होती है, बट यहाँ पे आपको क्या सिर्फ 5 टाइप्स की रिएक्शंस पढ़नी है, ठीक है। सो इनके नाम क्या क्या हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस।
So there are 5 types of chemical reactions which we will study in this chapter. So first one is combination reaction, second one is decomposition reaction, third one is displacement reaction, fourth one is double displacement reaction and fifth one is oxidation and reduction reaction. So ये 5 टाइप्स की हमें रिएक्शंस इसमें स्टडी करनी है. कौन सी? फर्स्ट वन इज कम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड लास्ट वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है, अब हम वन बाय वन स्टडी करते हैं. So first we will study combination reaction. First reaction is कम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, तो देखो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कम्बिनेशन विच मीन्स कुछ ना कुछ कंबाइन होगा. ठीक है, अब कंबाइन क्या होगा कि कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब हमारा क्या होता है एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है किससे, जब हमारे पास क्या होते हैं दो या फिर दो से ज़्यादा हमारे पास क्या होती है रिएक्टेंट्स, तब क्या होती है वो किसका एग्जांपल होती है कम्बिनेशन रिएक्शन का. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, a reaction in which single product is formed from two or more reactants. So ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन. अब इसका एग्जांपल देखो, इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल क्या होगा हमारा, जो हमारे पास क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है सॉलिड. इसका दूसरा नाम क्या है, मतलब वैसे तो इसको हम क्या बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन इसका एक कॉमन नाम भी है जो एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है. ठीक है, इसका जो कॉमन नाम है वो क्या है क्विकलाइन. ठीक है, तो जो हमारी कैल्शियम ऑक्साइड है वो क्या है वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है, किस चीज़ के साथ, वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये हमें क्या देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, जो कि क्या सॉलिड, और साथ में हमारे क्या निकलते हैं हीट एक्सेस अमाउंट में. ठीक है, अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बट इसका भी क्या है एक कॉमन नाम है, इसको हम क्या बोलते हैं स्लेग्ड लाइन. स्लेग्ड लाइन. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि कैसे एग्जांपल हुआ कॉम्बिनेशन का. यहाँ पे देखो रिएक्टेंट साइड में क्या है दो रिएक्टेंट है और ये आपको मिलके मतलब दोनों जब भी कंबाइन हो रहे हैं तो आपको क्या है कि सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है और वो क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, अब देखो नोट करने वाली बात है एक नोट जो कि इम्पोर्टेंट भी है वो क्या कि जो ये हमारा क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारा जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ क्या है रिएक्ट करता है. ठीक है, और हमें क्या देता है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या देता है हमें ये कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर. ये हमारा क्या है सॉलिड और ये भी हमारा क्या है सॉलिड, ये हमारे क्या है गैस. ठीक है, अब आप सोचोगे कि मैम ने ये रिएक्शन यहाँ क्यों बताया, तो देखो
जब भी हम घर पे वाइट वॉश कराते हैं, ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा कि जैसे कि हमने आज वाइट वॉश कराया, तो आफ्टर 2-3 डेज आपको क्या दिखेगा कि जो आपकी वॉल्स हैं उन पे क्या आ जाती है, एक शाइनिंग आ जाती है, ठीक है। तो वो जो शाइनिंग आती है ना, वो किसकी वजह से आती है, इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं, या तो लाइमस्टोन, ठीक है, या फिर मार्बल, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि जो स्लेट लाइम है, ठीक है, वो रिएक्ट कर रहा है गैस के साथ और हमें एक एक्स सब्सटेंस दे रहा है जो क्या है, शाइनिंग, क्या है, जो शाइनिंग प्रोवाइड करता है हमारे वॉल्स को। तो ये एक्स सब्सटेंस क्या होगा, तो एक्स सब्सटेंस क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है शाइनिंग टू वॉल्स, ठीक है। तो और एग्जांपल्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन के देखते हैं हम। और एग्जांपल जैसे कि अगर हमारे पास क्या है, कोल है, ठीक है, लाइक कार्बन, ठीक है, और हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, तो ये हमें क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारी क्या है, गैस, ठीक है। और जो हमारा ये क्या है, ये भी हमारी गैस है, और ये जो कार्बन है ये हमारा क्या है, सॉलिड है, ठीक है। तो ये भी देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल कैसे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो रिएक्टेंट्स है और दोनों कंबाइन होकर हमें क्या एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है। और एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि अगर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस है और क्या है, ऑक्सीजन गैस है, तो ये हमें क्या देते हैं, वाटर। ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, दो रिएक्टेंट्स हैं और यहाँ पे कंबाइन होके क्या हमें एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करे। अब देखो ऊपर वाली रिएक्शन तो क्या है, बैलेंस है, बट नीचे वाली बैलेंस है नहीं है। कैसे नहीं है, देखो यहाँ पे क्या है, 2 एटम्स है हाइड्रोजन के, ठीक है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ क्या है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स, बट यहाँ पे क्या है, 1 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऑक्सीजन तो हो गई बैलेंस, लेकिन जैसे ही हमने प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया, हमें मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, तो हमारे जो हाइड्रोजन है वो कितने हो गए, 4, बट यहाँ क्या थे, 2, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अभी हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, तो नोट करने वाली बात, अभी जो मैंने पीछे रिएक्शन बताई थी, मैंने क्या बताया था कि वहाँ पे हीट निकली थी ना, तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट रिलीज होती है उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो थर्मिक का मतलब क्या होता है, थर्मिक जो ये वर्ड है ये कहाँ से लिया है, थर्मल से, और थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट, और एक्सो का मतलब क्या होता है, जैसे एक्सो क्या होता है, एग्जिट, तो एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर, तो यहाँ पे जो एक्सो का मतलब है वो क्या है, आउट। इसका मतलब क्या है, थर्मल हीट, और ये क्या है, आउट। इसका मतलब यहाँ पे हीट हमारी क्या होगी, आउट होगी। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें क्या है, हीट हमारी क्या होती है, रिलीज होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेफिनेशन, अ रिएक्शन in which heat is released during the chemical reaction। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसका एग्जाम्पल अभी हमने देखा था क्या, जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो हमारा क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे हमारी क्या निकली थी, हीट, ठीक है।
तो ऐसे जैसे एक्सोथर्मिक है ना, ऐसे क्या होते हैं कि एंडोथर्मिक भी होते हैं, ठीक है। अब देखो एंडोथर्मिक क्या होती है, इसका अपोजिट। एक्सो में क्या होती है, हीट रिलीज हुई थी, एंडो में क्या होगी, हमें हीट देनी पड़ेगी रिएक्शन कराने के लिए, ठीक है। तो एक बार हम एंडोथर्मिक भी देख लेते हैं। नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए थर्मिक का मतलब अभी बताया था मैंने, यहाँ पे क्या है, हीट है, और एंडो का मतलब यहाँ पे क्या है, इन, ठीक है। ये क्या है, एक्सोथर्मिक का बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे हमें क्या है, हमें हीट देनी पड़ेगी रिएक्शन कराने के लिए। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, a reaction in which heat, देखो जैसे यहाँ पे तो क्या हम हीट की बात कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमें हीट देने की बजाय हमें इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज कर सकते हैं, हम लाइट का भी यूज कर सकते हैं, मतलब काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ेगी वहाँ पे क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, हमारी एक्सोथर्मिक। सो रिएक्शन इन विच हीट, जैसे यहाँ पे तो हम हीट की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी और लाइट का भी यूज कर सकते हैं। रिएक्शन इन विच हीट इज absorbed from the surroundings, ठीक है। यहाँ पे आप हीट की जगह इलेक्ट्रिसिटी ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या फिर लाइट। ये सारी क्या है, एक तरीके की एनर्जी है ना। तो ये किसका, ये क्या है, किसकी डेफिनेशन, एंडोथर्मिक है। अभी इसका एग्जाम्पल देखिए, एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर हमारे पास क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को अगर मैं किस में रख देती हूँ, सनलाइट में, तो सनलाइट भी क्या है, एक तरीके की एनर्जी है, ठीक है। तो इसको मैंने सनलाइट में रख दिया, जैसे मैंने सनलाइट में रखा इसको, तो ये मैं क्या देता है, सिल्वर एज अ सॉलिड, और हमें क्या, क्लोरीन, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, गैस है, और ये क्या था, सॉलिड है, ठीक है। तो एक इसका एग्जांपल है एंडोथर्मिक का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो सनलाइट है वो क्या, एनर्जी हमें तो यूज करनी पड़ रही है ना सराउंडिंग से, ये तो है नहीं कि यहाँ पे ऐसा कुछ प्रोडक्ट में निकल रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस है, नहीं है, क्यों, क्यों, देखो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन 1 है, वहाँ क्या है 2, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब एज भी हमारे क्या होगा, 2 एटम्स, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो अब हम सेकंड रिएक्शन स्टडी करेंगे, विच इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सो ये जो रिएक्शन है ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बिल्कुल क्या है, अपोजिट। अपोजिट कैसे है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसमें क्या था कि हमारे पास रिएक्टेंट साइड में क्या होंगे, 2 रिएक्टेंट होंगे, और उससे हमें क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन में यहाँ पे क्या है, हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट होगा, और हमारे पास क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट बनेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, a reaction in which single reactant breaks down to give
में यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास एक सिंगल रिएक्टेंट होगा X, जो हमें क्या है प्रोडक्ट देगा A प्लस बी। और ऐसा ही हमने क्या है इसका अपोजिट हमने किसमें पढ़ा था, कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन में यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्टेंट होंगे जो कि हमें एक सिंगल प्रोडक्ट देगा P। तो ये क्या इसका अपोजिट है। तो इस तरीके से क्या है जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट है। अब इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। सो फर्स्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, हमारे पास क्या है फेरस सल्फेट के क्या है क्रिस्टल्स। ठीक है, देखो जो भी हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं क्या है वाटर भी होता है। तो यहाँ पे क्या है FeSO4.7H2O। ठीक है, तो ये हमारे क्या है क्रिस्टल्स है किसके फेरस सल्फेट के, जो क्या होते हैं ब्राउन कलर के होते हैं। ब्राउन क्रिस्टल्स होते हैं। इसको जब हम क्या करते हैं हीट करते हैं, तो देखो हीट करेंगे तो क्या होगा यहाँ से क्या वाटर क्या हो जाएगा लूज हो जाएगा। तो वाटर जैसे लूज होगा तो क्या होता है यहाँ पे हमारे पास फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये तो समझाने के लिए कि यहाँ पे क्या जो फेरस सल्फेट के ब्राउन क्रिस्टल्स होते हैं, लेकिन वैसे इसको हम कैसे लिखते हैं FeSO4 सॉलिड। अगर इसको हम हीट कर रहे हैं देन इट गिव्स फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे ये क्या है डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे है, यहाँ पे क्या है सिंगल रिएक्टेंट जो है वो हमें क्या है दो या दो से ज्यादा हमें क्या है प्रोडक्ट दे रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो सिंगल रिएक्टेंट है वो क्या ब्रेक डाउन हो रहा है सिंपलर प्रोडक्ट्स में। अब ये जो सेम रिएक्शन है ये मैंने आपको बैलेंसिंग में भी कराई थी। जैसे जो फेरिक ऑक्साइड ये भी सॉलिड होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है और सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या है गैस। तो इसकी बैलेंसिंग हमने कैसे की थी कि यहाँ पे क्या है आयरन के 2 एटम्स हैं तो यहाँ पे क्या होंगे 2। अब सल्फर यहाँ पे क्या है 2, सल्फर के यहाँ पे क्या है 2 एटम्स। अब ऑक्सीजन चेक करते हैं यहाँ पे कितने हैं 8 ऑक्सीजन एटम्स और यहाँ पे क्या है 3 + 3 6 6 + 2 8। तो ये क्या है बैलेंस इक्वेशन है। एक एग्जांपल और देखते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन का ही। अगर हम क्या करते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, इसको इसी को हम क्या बोलते हैं लाइमस्टोन। इसको हम क्या बोलते हैं लाइमस्टोन। जब इसको हम क्या करते हैं हीट करते हैं तो हीट करने पे ये क्या हमें क्या देता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है सॉलिड है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे क्या है गैस। तो यहाँ पे देखो जो यहाँ पे क्या रिएक्टेंट साइड हमारा क्या सिंगल प्रोडक्ट है और यहाँ पे हमें क्या है एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में क्या है कन्वर्ट हो रहा है। तो किसका एग्जांपल है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। और जो कैल्शियम ऑक्साइड इसका मैंने आपको एक और नाम बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं क्विकलाइन। ठीक है, अच्छा अब इसी के रिगार्डिंग अगर आपको याद हो मैंने पीछे आपको क्या बताया था कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जब मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताई थी तब मैंने यहाँ पे रिएक्शन मेंशन की थी। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है और यहाँ पे क्या है हीट रिलीज होती है। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है स्लेक्ड लाइम। ये रिएक्शन तो हमने कर ली, ठीक है, लेकिन जब ये हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये जो हमारा स्लेट लाइम है जब ये फर्दर अगर हम इसको किसके साथ अगर ट्रीट कराते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे क्या होती है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है तो ये हमें
कार्बोनेट और वाटर, ये लिक्विड, ये सॉलिड, ये सॉलिड और CO2 भी क्या है, गैस है। ये वाली रिएक्शन तो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी पढ़ी थी कि जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे क्या स्लेट लाइन प्रोड्यूस होता है और हीट प्रोड्यूस होती है। लेकिन अब देखो एटमॉस्फेयर में हमारे पास क्या है, CO2 भी प्रेजेंट है, तो जब स्लेट लाइन CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। अब देखो ये रिएक्शन मैं आपको फिर से क्यों बता रही हूँ, जब हम व्हाइट वॉश कराते हैं, ठीक है, तो जब हम व्हाइट वॉश कराते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ टाइम बाद, जैसे कि आपने अगर आज व्हाइट वॉश कराया है तो अगर आप 1-2 दिन बाद आप चेक करोगे तो जो वॉल्स है उसके ऊपर क्या आ जाती है, एक शाइनिंग आ जाती है। तो वो जो शाइनिंग आती है ना, वो किसकी वजह से आती है, CaCO3 की वजह से, मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, और जिसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। तो इसकी वजह से क्या होती है, शाइनिंग आती है वॉल्स के ऊपर, ठीक है। तो ये हमसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि लाइक अगर क्या है, एक रिएक्शन है, ठीक है, जैसे कि क्विक लाइम है, वाटर के साथ हम रिएक्ट कर रहे हैं तो एक एक्स सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, फिर वो जो एक्स सब्सटेंस है उसको हम फर्दर CO2 के साथ प्रोड्यूस करा रहे हैं तो एक वाई सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है जो हमें क्या है, वॉल्स को शाइन प्रोवाइड करता है। तो एक्स और वाई फाइंड आउट करो, तो यह इससे आप क्या है, ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। और एग्जाम्पल देखते हैं हम डिकम्पोजिशन के। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, अगर हम लेड नाइट्रेट, ये वाली रिएक्शन भी मैंने आपको बैलेंसिंग में कराई थी, अगर हमारे पास क्या है, लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को अगर मैं हीट करती हूँ, ठीक है, तो हीट करने पे हमें क्या मिलेगा, लेड ऑक्साइड मिलेगा और क्या मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगी और हमें क्या मिलेगी, ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे है, यहाँ पे देखो सिंगल क्या है, रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट क्या है, हमें एक से ज्यादा क्या है, प्रोडक्ट दे रहे हैं, हम बोल सकते हैं जब सिंगल रिएक्टेंट हमें सिंपलर क्या है, प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है तो वो क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसकी बैलेंसिंग हमने कैसे की थी, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 6, यहाँ पे कितने हैं, 2 + 2 4 और 5, हमें 6 चाहिए, तो 4 तो यहाँ पे है ही और यहाँ पे 2, 6 हो गए। अब लेड यहाँ पे कितने हैं, 2 एटम्स, तो यहाँ पे भी 2। अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2 यहाँ पे और यहाँ पे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हो गए, 4। अब ऑक्सीजन हम चेक करेंगे तो कितने हो गए, 4 2 जा 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। लेकिन अगर यहाँ पे हम चेक करेंगे 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, तो यहाँ पे क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी। तो ये किस एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन का। और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, और एग्जांपल हो सकता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोलिसिस है इसका मतलब क्या होता है। देखो जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो क्या है, 2 वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस में लिसिस। इसका मतलब होता है, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, और इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से क्या है, हम सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे वाटर है, हमारे पास क्या है, वाटर, ये क्या है, H2 गैस, और O2 में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, एक चीज हमें ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो, अब जैसे इसको बैलेंस करो आप एक बार, अब आप बैलेंस करोगे तो हाइड्रोजन के क्या है, 2 एटम्स है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है, 1, यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे हम बैलेंस कर देंगे, 2 ऑक्सीजन के हो गए और यहाँ पे 2
2, लेकिन अब यहाँ पे क्या हाइड्रोजन कितने हो गए 4, तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे जो अमाउंट प्रोड्यूस होगी हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, मतलब वॉल्यूम अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम के टर्म्स में, तो जो ऑक्सीजन है वो क्या है, सॉरी जो हाइड्रोजन है वो क्या ऑक्सीजन से डबल प्रोड्यूस होगी, मीन्स 2:1 में। क्यों? क्योंकि जो देखो वाटर का जो फॉर्मूला है, अगर मैं यहाँ लिखूँ वाटर का जो फॉर्मूला है वो क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसके कितने एटम्स हैं 2 है, और यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये क्या इसका रेशो है, तो यहाँ पे क्या है जो हाइड्रोजन है वो क्या है ऑक्सीजन से डबल अमाउंट में प्रोड्यूस होगी। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टडी की थी वैसे क्या होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी होती है। यहाँ पे आप नोट करके लिख सकते हो एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हमने एक्सोथर्मिक पढ़ा था, एक्सोथर्मिक में क्या था कि हीट रिलीज होगी। अब यहाँ पे क्या है एंडो, एंडो मतलब कि एंटर, या फिर हम बोल सकते हैं इन, और थर्मिक का वही हीट। इसका मतलब यहाँ पे क्या है ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, और वो जो एनर्जी है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द रिएक्शन in which energy, यहाँ पे क्या हो सकती है वो either heat, light and electricity is absorbed। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, जैसे हमने पहले जो अभी एग्जाम्पल लिया था क्या कि जो हमने लेड नाइट्रेट लिया था, ठीक है लेड नाइट्रेट लिया था, यहाँ पे क्या किया था हमने, यहाँ पे हीट दी थी ना इसको, मतलब एक तरीके से हमने एनर्जी प्रोवाइड की थी। तो एनर्जी प्रोवाइड की तो यहाँ पे क्या बना था, वही लेड ऑक्साइड बना था, NO2 बना था और O2 बना था। तो यहाँ पे हमने हीट दी है तभी ये रिएक्शन हुई है। किसका एग्जांपल है एंडोथर्मिक का। अब डीकंपोजिशन का एक लास्ट एग्जांपल हम क्या देख सकते हैं, अगर हमारे पास क्या है सिल्वर क्लोराइड है AgCl, इसको अगर हम सनलाइट में रख देते हैं, ठीक है, तो एक ग्रे कलर का हो जाता है Ag प्लस में Cl2। अब वो इसको हम बैलेंस करेंगे कैसे, अब ये डीकंपोजिशन कैसे है, यहाँ पे हमारे पास क्या है एक सिंगल रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है एक से ज्यादा है। इसको बैलेंस कैसे करेंगे हम, क्लोरीन यहाँ पे क्या है 2 एटम्स है और यहाँ पे क्या है 1, तो ये 2, अब यहाँ पे 2 क्या हो गए सिल्वर, तो यहाँ पे भी क्या है 2 सिल्वर के एटम हो गए, तब ये क्या है बैलेंस है। अब हम थर्ड रिएक्शन पढ़ते हैं। अभी तक हमने सिर्फ 2 ही रिएक्शन स्टडी की हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, इसमें क्या है एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे और हमें सिंगल प्रोडक्ट देंगे, और डीकंपोजिशन में क्या था कि एक सिंगल रिएक्टेंट होगा और हमें क्या है एक से ज्यादा प्रोडक्ट देगा। नेक्स्ट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो आपको ना नाम से कुछ आइडिया हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेस का मतलब होता है उसको रिप्लेस करना या फिर उसको रिमूव करना, या फिर उसको शिफ्ट करना। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर देखो डिस्प्लेस का मतलब कुछ ना
होगा। अब मूव क्या हुआ, इसके अंदर क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसको क्या कर देता है, डिस्प्लेस। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द रिएक्शन in which the reaction in which more reactive element displaces less reactive element। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर क्या है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, जो क्या है मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो। सपोज वी हैव आयरन एंड हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन, सॉरी कॉपर सल्फेट के हमारे पास क्या है, क्रिस्टल सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि मान लो, इसको आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। अगर हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट का क्या है, सॉल्यूशन है। अब जो कॉपर सल्फेट है इसका जो कलर होता है, इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू, ठीक है। अगर उसके अंदर आप कील डाल देते हो तो कुछ टाइम बाद आप क्या नोटिस करोगे कि जो ये ब्लू कलर है ना, ये क्या हो जाएगा, फेड होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आयरन होता है वो क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसको क्या करेगा, ये डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे क्या है, फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर एज अ सॉलिड निकल जाता है। तो ये किसका एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। और रिएक्शन में हम देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास अगर लेड है, ठीक है, लेड के साथ अगर हमने ले लिया क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, लेड और साथ में क्या है, क्यूप्रस क्लोराइड है। तो लेड क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसको ये क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, लेड क्लोराइड, और यहाँ पे हमारा क्या है, कॉपर क्या है, निकल जाएगा, ठीक है। अब आप सोचोगे कि हमें कैसे पता चल रहा है कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, या फिर जो लेड है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो इसके लिए क्या है, आपको क्या लर्न करनी होगी, रिएक्टिविटी सीरीज। हमें कैसे पता चलता है कि कोई जो एलिमेंट है वो इससे ज्यादा कैसे रिएक्टिव है, तो उसके लिए हमें क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज होती है, जिससे हम पता करते हैं कि कौन सा एलिमेंट किससे ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखो, इसको याद करने की एक ट्रिक है। एक बार मैं ऊपर वाला ड्रॉप कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज, तो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है, कालू ने कार मांगी। इसको जैसे मैं लिख रही हूं वैसे ही आपको लिखना और ऐसे आपको लर्न करनी है। कालू ने कार मांगी, अलका जी ने फरारी सोना पाया, ठीक है। हम
हॉस्पिटल हॉस्पिटल आएंगे और तुझे पीटेंगे। हिंदी देख लेना, लेकिन आपको लर्न इसको ऐसे ही करना है। अब देखो ये ट्रिक याद करना आपको। कालू ने कार मांगे, अलका जी ने फरारी सोना पाया, हम कॉल करके हॉस्पिटल आएंगे और तुझे पीटेंगे। अब इसको कैसे करोगे? देखो कालू का जो के है उससे क्या होगा? पोटेशियम। उससे क्या होगा? पोटेशियम। ठीक है, एक मिनट। ने से क्या आएगा? सोडियम। कार से क्या आएगा? कैल्शियम। मांगी से क्या आएगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। अलका से एल्यूमिनियम। देखो ये एल, अलका से एल्यूमिनियम। जीने से जिंक। फरारी से आयरन। सोना से एसएन से टिन। पाया विच मीन्स लेड, पीबी। हम हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या आएगा? हाइड्रोजन। कॉल करके यहाँ पे आएगा कॉपर। हॉस्पिटल से क्या आएगा? मरकरी, Hg। आएंगे से यहाँ पे क्या आएगा? Ag, सिल्वर। और तुझे पिटेंगे से यहाँ से Au से यहाँ पे क्या आ जाएगा? गोल्ड। तो देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ये सारे के ऊपर रिएक्टिव है, और ये जो ये क्या है, ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। अब एक चीज और की, जब आप टॉप टू बॉटम आओगे तो यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है, यहाँ पे क्या है हमारी जो यहाँ पे जो मेरी रिएक्टिविटी सीरीज जो रिएक्टिविटी है, ठीक है, जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो यहाँ पे क्या हो रही है? डिक्रीज। इसका मतलब कि जो पोटेशियम है वो क्या है? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, और जो गोल्ड है वो क्या है? लीस्ट रिएक्टिव। तो यहाँ पे क्या है, जो गोल्ड है वो क्या होगा? लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न करनी होगी। इसी से आपको क्या पता चलेगा कि कौन सा रिएक्टिव किसको डिस्प्लेस करेगा। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल क्या देखा था कि जो आयरन है, आयरन के साथ में क्या था? कॉपर सल्फेट। अब देखो आयरन और कॉपर, अब आप चेक करोगे यहाँ पे क्या है? आयरन है, और यहाँ पे क्या है? कॉपर है। तो रिएक्टिव ज्यादा कौन सा होगा? आयरन। तो ये क्या है? इसको डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ पे आयरन सल्फेट और कॉपर। ठीक है, तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी होगी। और एग्जांपल हम क्या देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का? अगर हम जिंक लेते हैं, वही जिंक के साथ में कॉपर सल्फेट अगर हम लेंगे, अब देखो जिंक कहाँ पे है? यहाँ पे जिंक है, कॉपर क्या है? यहाँ पे है। तो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा? जिंक। तो जिंक इसको क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ
सल्फेट फॉर्म होगा और ये कॉपर फॉर्म होगा। ठीक है, तो ऐसे हमारी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जिसके अंदर क्या होता है जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। नेक्स्ट रिएक्शन फोर्थ टाइप जो है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट। अब क्या है नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है हमारे जो आयंस होते हैं ना वो क्या होते हैं रिएक्टेंट्स के बीच में एक्सचेंज होते हैं। जैसे कि इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। द रिएक्शन in which there is exchange of ions between the reactants। अब आयंस क्या होते हैं जिनके चार्ज होते हैं, वही तो होता है। तो इसका एग्जांपल हम क्या देख सकते हैं, अगर हमारे पास क्या है सोडियम सल्फेट है Na2SO4 साथ में बेरियम क्लोराइड। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो रिएक्टेंट साइड में अब यहाँ पे क्या है SO4 नेगेटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा इनका क्या होगा एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है सोडियम क्लोराइड साथ में बेरियम सल्फेट। ठीक है, अगर अब हम इसको अगर बैलेंस करते हैं, यहाँ पे क्या है सोडियम के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे क्या है 1, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेरियम का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। SO4 1 Cl2 यहाँ पे क्या क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे 2, तो ये क्या बैलेंस होगी। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है जो हमारे आयंस होते हैं उनका क्या होता है एक्सचेंज होता है। अब देखो इसी में क्या है कि जो ये बेरियम सल्फेट है ये क्या होता है व्हाइट कलर के क्या है प्रेसिपिटेट बनते हैं। ठीक है, अब प्रेसिपिटेट बेसिकली क्या होते हैं इनसोल्यूबल सोल्ट होता है। तो ये ऐसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है इनसोल्यूबल सॉलिड फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब और क्या दे सकते हैं हम इसका एग्जांपल, जो मैंने रिएक्शन पहले ली थी लेड नाइट्रेट को हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बना था इसमें लेड आयोडाइड और क्या बना था यहाँ पे हमारा NO2 बना था और हमारा यहाँ पे क्या बना था लेड और सॉरी यहाँ पे हमारा पोटेशियम नाइट्रेट बना था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है अगर आप चेक करोगे नाइट्रेट क्या है आयन है, पोटेशियम क्या है ये भी हमारा क्या है आयन, सॉरी पोटेशियम नहीं यहाँ पे क्या है आयोडीन, ये भी हमारा क्या है आयन है। अब देखो यहाँ पे क्या है नाइट्रेट और यहाँ पे क्या है ये आयोडीन, तो यहाँ पे ये क्या है एक्सचेंज हुआ है इनके बीच में, तो हमारा क्या फॉर्म होता है लेड आयोडाइड और क्या बनता है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट। इसको अगर बैलेंस करेंगे आयोडीन यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी बैलेंस है लेड यहाँ पे 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, ऑक्सीजन 6, पोटेशियम 2, आयोडीन 2, तो ये क्या है
बैलेंस है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होते हैं, हमारे आयंस क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी लास्ट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब हमारी लास्ट रिएक्शन है फिफ्थ रिएक्शन हमारी क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। तो पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। सो ऑक्सीडेशन क्या है, बेसिकली ऑक्सीडेशन मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के रिगार्डिंग कुछ होगा। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, अगर कोई सब्सटेंस या तो ऑक्सीजन गेन कर ले या फिर वो हाइड्रोजन अगर लूज कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो जो सब्सटेंस है वो क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है। सो व्हेन अ सब्सटेंस gains oxygen or loses hydrogen, then the substance is said to be oxidized. Similarly, reduction क्या है, रिडक्शन क्या है, अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन गेन करता है और वो ऑक्सीजन लूज कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, वो जो सब्सटेंस है वो क्या हो गया है, रिड्यूस्ड हो गया है। When a substance gains hydrogen or loses oxygen, then the substance is said to be reduced. तो ऑक्सीडेशन क्या है, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है या फिर हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो सब्सटेंस है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। रिडक्शन क्या बोलेंगे, अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन गेन कर रहा है और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो सब्सटेंस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब हम पहले एग्जांपल देख लेते हैं ऑक्सीडेशन कैसे होता है ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल देखूँ, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देखती हूँ, ठीक है, कॉपर है हमारे पास, ठीक है, कॉपर का हमारे पास क्या है, पाउडर। इसको जब हम प्रैक्टिकली अगर हम इसको बर्न करते हैं, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लैक कलर की क्या हो जाती है, कोटिंग आ जाती है। ठीक है, वो क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अब कॉपर पहले क्या था, बिल्कुल अकेला था, लेकिन अब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया है। तो देखो यहाँ पे क्या है, कॉपर था, अब कॉपर ने क्या है, ऑक्सीजन गेन किया है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे जो कॉपर है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पे क्या है, जो कॉपर है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि here Cu is oxidized to CuO। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं, अगर हमारे पास यही क्यूप्रस ऑक्साइड है CuO, और अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन पास कर रहे हैं, अगर हम हाइड्रोजन पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, कॉपर और वाटर फॉर्म होगा। अब
ऑक्साइड है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसने ऑक्सीजन क्या कर ली, लूज किया है, उसने क्या ऑक्सीजन लूज किया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो क्यूप्रस ऑक्साइड है वो यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, CuO इज reduced to Cu। क्लियर? सो ये तो हमने पढ़ लिया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये क्या है। अब क्या होता है, जब हमारा एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा रिएक्टेंट क्या होता है, रिड्यूस होता है। जब ये दोनों चीजें एक साथ होती है तो उस ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। तो उसके हम डेफिनेशन में देख लेते हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स में ही मतलब नाम में क्या आ रहा है, दोनों है कि रिडॉक्स आर ई से रिडक्शन और ऑक्स से क्या ऑक्सीडेशन, मतलब कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या है, साथ साथ होगा। रिडॉक्स रिएक्शंस, तो रिडॉक्स रिएक्शंस डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच, जिसके अंदर क्या होता है, एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है, इन विच वन रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड वाइल, जबकि जो सेकंड रिएक्टेंट होता है, द अदर रिएक्टेंट, while the other reactant is reduced। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। अब देखो, जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, तो वो क्या किसका काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का। इसको आप कैसे याद रखोगे कि देखो एजेंट जो है, जैसे कि रिड्यूसिंग एजेंट और क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको आप कैसे याद रखोगे कि जो एजेंट होते हैं, जैसे कि जो इंश्योरेंस वाले होते हैं, जो LIC वाले होते हैं, वो एजेंट ही तो होते हैं, वो क्या दूसरों के लिए काम करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, एजेंट मतलब दूसरों के लिए काम करेगा, क्या है, दूसरों के लिए क्या करेगा, काम करेगा। इसका मतलब वो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अगर दूसरों को रिड्यूस करेगा तो वो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा तो वो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस, और उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऐसे यहाँ पे क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, दूसरों के लिए, तो ये क्या करेगा, दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। अगर दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या होगा, रिड्यूस। तो जो भी सब्सटेंस खुद अगर रिड्यूस होगा तो दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल हम क्या देख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, जिंक प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिखता है, जिंक ऑक्साइड है, यहाँ पे इसने क्या किया, ऑक्सीजन लूज किया। ऑक्सीजन अगर इसने लूज किया तो मतलब ये क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड। अगर ये खुद रिड्यूस हो रहा है तो ये किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो जो जिंक ऑक्साइड है खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना। अब ये खुद रिड्यूस हो रहा है, जो भी सब्सटेंस खुद रिड्यूस होगा तो किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब जो जिंक ऑक्साइड है यहाँ पे वो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही जो कार्बन है,
यहाँ पे क्या है कार्बन। अब देखो यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन प्रोडक्ट साइड में क्या ऑक्सीजन, इसका मतलब कि इसमें क्या है गेन ही है ऑक्सीजन, इसका मतलब ये क्या हुआ है ऑक्सीडाइज्ड। अब जो सब्सटेंसेस खुद ऑक्सीडाइज होंगे तो वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो यहाँ पे जो कार्बन है वो कैसे एक्ट कर रहा है, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं इसी का ही, रिडॉक्स रिएक्शन का ही, जिससे आपको ये रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास मैंगनीज ऑक्साइड को अगर हम ट्रीट कर रहे हैं HCl के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा मैंगनीज क्लोराइड, साथ में हमारा क्या बनेगा वाटर, वाटर एंड Cl2। अब देखो पहले अब इसको बैलेंस भी करके देख लेते हैं हम। अब हाँ देखो, अगर मैं रिएक्शन जो लिख रही हूँ, अगर मैं कहीं पे बैलेंस नहीं कर रही हूँ तो वो आपको खुद करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंगनीज 1 है, ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ कितने हैं 2, यहाँ कितना है 1, तो यहाँ पे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ऑक्सीजन बैलेंस। अब ऑक्सीजन बैलेंस होगी तो अब हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 4, और यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 4, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 लिख देंगे। अब देखो हाइड्रोजन 4 हो गए, 2 2 जा 4, क्लोरीन 4, और यहाँ पे क्या है 2 + 2 4, तो ये रिएक्शन हमारी क्या बैलेंस होगी। अब बैलेंस तो होगी, अब यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा, देखो MnO2 था, मतलब ऑक्सीजन थी इसके पास, लेकिन प्रोडक्ट साइड में जाके देखो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है गायब है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो MnO2 है उसने क्या है ऑक्सीजन लूज की है। अगर ऑक्सीजन लूज की है इसका मतलब कि वो क्या हुआ है रिड्यूस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो MnO2 है वो रिड्यूस्ड हो गया है टू MnCl2। अब ये खुद क्या हुआ है रिड्यूस हुआ है, अब ये खुद क्या हुआ है रिड्यूस, तो दूसरा क्या करेगा ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे जो MnO2 होगा, यहाँ पे जो MnO2 होगा वो यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों, क्योंकि वो क्या है खुद क्या हुआ है रिड्यूस हुआ है। अब देखो यहाँ पे HCl है, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में अगर आप देखोगे तो उसने क्या ऑक्सीजन गेन किया है, ऑक्सीजन क्या है गेन किया है, तो इसका मतलब कि जो HCl है वो यहाँ पे क्या हुआ है ऑक्सीडाइज्ड। तो हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे HCl ऑक्सीडाइज्ड हो गया है टू H2O। अब ये खुद क्या हुआ है ऑक्सीडाइज हुआ है, तो दूसरों को क्या करेगा रिड्यूस करेगा। तो हेयर HCl इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि वो खुद क्या हुआ है ऑक्सीडाइज हुआ है। अब क्लियर हो गया आपको कि कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब बिहेव करेगा और कौन रिड्यूसिंग एजेंट कैसे बिहेव करेगा। देखो इसको ऐसे याद रखना है कि एजेंट क्या होते हैं दूसरों के लिए काम करते हैं, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा रिड्यूस। इसका मतलब कि अगर कोई भी सब्सटेंस खुद रिड्यूस हो रहा है तो वो क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो क्या है दूसरों को तो रिड्यूस करेगा, अब दूसरों को रिड्यूस करेगा तो खुद क्या होएगा ऑक्सीडाइज। तो जो भी सब्सटेंसेस खुद ऑक्सीडाइज होंगे तो वो क्या है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेंगे। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, केमिकल रिएक्शन,
केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, फिर कैसे बैलेंस करते हैं और केमिकल रिएक्शंस जो डिफरेंट टाइप्स के हमने पढ़ ली। अब हमारा क्या, हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हमने पढ़ ली, लेकिन अब उसका हमारे एवरीडे लाइफ में क्या इफेक्ट है, मतलब क्या इम्पोर्टेंस है, क्या यूज है, ये सब। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है, इसका हमारे जो एवरीडे लाइफ है उस पर क्या इफेक्ट है, मतलब पॉजिटिव है, मतलब अच्छी है ये रिएक्शन, या फिर नेगेटिव है, कैसे क्या है। तो देखो, आपने ये देखा होगा कि ना, जैसे कि कोई भी अगर, जैसे कि स्पेशली आयरन है, ठीक है, आयरन को अगर आप काफ़ी टाइम के लिए, फिर मान लो कि काफ़ी सालों तक अगर वो मतलब मॉइस्चर, मतलब हीट, ये सब में अगर हम छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद आपको एक रेडिश ब्राउन कलर की क्या दिखती है, कोटिंग दिखती है, जिसको हम बोलते हैं ना कि जंग लग गया। तो वो बेसिकली क्या है, किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस की वजह से। सो इसमें हमें इफेक्ट में यहाँ पे हमें दो चीजें पढ़नी होती है। पहला कोरोजन एंड सेकंड वन इज रेंसिडिटी। अब देखो, कोरोजन में अभी मैंने क्या बताया कि व्हेन अ मेटल इज, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आयरन हो, यहाँ पे सिल्वर भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे जो चांदी होती है, कुछ टाइम तक अगर आप उसको ऊपर में रख देते हो तो एक ब्लैक कलर की कोटिंग आती है ना, तो वो भी किस वजह से आती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की वजह से। सो व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड by the substances around it, like क्या क्या हो सकते हैं, मॉइस्चर, ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं, मॉइस्चर, एसिड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं, हीट एक्सेट्रा। सो जब भी मेटल, ठीक है, कोई भी मेटल अगर मॉइस्चर, एसिड, हीट, इनसे क्या होता है, अटैक होता है, मतलब उसके कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है, वहाँ पे कोरोजन होता है। अब इसके एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं, कोरोजन के एग्जांपल होंगे, जैसे कि एग्जांपल होंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आप सब देखते ही हो अपने एवरीडे लाइफ में, रस्टिंग ऑफ आयरन। और क्या है, ब्लैक कोटिंग सिल्वर की, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। और क्या हो सकता है, ग्रीन कोटिंग। ये ग्रीन कोटिंग किस पे होती है, ये होती है कॉपर के ऊपर। ये तीनों चीजें आपने कहीं ना कहीं नोटिस की होगी, ठीक है। तो किसका एग्जांपल है ये, कोरोजन। अब बात करते हैं हम रेंसिडिटी की। देखो, कभी आपने ना कभी आप बाहर से खाना लेके आते हो, ठीक है, उसको अगर आप ऐसे ओपन में छोड़ देते हो और कुछ टाइम बाद अगर आप खाते हो तो आपको स्मेल आती है, या फिर क्या होता है कि उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो किस वजह से होता है, वो भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की वजह से होता है। तो हम इस डेफिनेशन क्या लिखेंगे, व्हेन fats and oils are oxidized, then they become rancid and
their taste and smell changes। ठीक है, तो जब भी क्या होता है, जो अब जो भी हम बाहर का खाना लेके आते हैं, फिर चिप्स हो गया कुछ भी, ठीक है, उसमें क्या होता है, फैट एंड ऑयल्स तो होते ही हैं। तो जब क्या है, वो मॉइस्चर में आप रख देते हो और आप उसको जब खाते हो तो क्या होता है कि स्मेल से आते हो, क्या टेस्ट चेंज हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। और इन सभी से ही बचने के लिए, जैसे कि आप चिप्स लेके आते हो तो आप देखते हैं कि जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें क्या होती है, हवा होती है ना, हम सोचते हैं कि हाँ नॉर्मल हवा, बट नहीं, उसके अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन क्यों डालते हैं, ताकि क्या है, जो हमारे चिप्स है वो खराब नहीं हो, ठीक है। और नाइट्रोजन क्यों लेते हैं, क्योंकि वो क्या है, रिएक्ट नहीं करती, मतलब फैट एंड जो ऑयल्स हैं उनके साथ क्या है, रिएक्ट नहीं करती। और ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, लाइक एंटी का मतलब क्या होता है, अपोजिट, और ऑक्सीडेंट क्या है, जो ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, मतलब अपोजिट काम करेंगे ना, मतलब ऑक्सीडेशन को क्या करेंगे, स्टॉप। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, दोज सब्सटेंसेस which prevent oxidation, ठीक है, ओके। अब जैसे कि हम कोई भी जैसे कि अचार या कुछ भी जब हम घर पे कुछ डालते हैं तो उसको क्या है, हम एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। क्यों, ताकि क्या होता है कि अगर हम ओपन में रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो उसमें स्मेल आएगी या फिर टेस्ट क्या चेंज हो जाएगा। जब हम एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं उससे क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। और जैसे कि जो चिप्स वगैरह खाते हो उसके अंदर भी क्या है, रेंसिडिटी से बचाने के लिए जो चिप्स जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन उसके अंदर फिल करते हैं, ताकि जो हमारे चिप्स है वो खराब नहीं हो। अब देखो ये हमने पढ़ लिया। अब देखो कोरोजन से क्या क्या होता है, कोरोजन से हमारे क्या, ठीक है। अब क्या है, कोरोजन जो है उसका डिसएडवांटेज क्या है, कि हमारी क्या होती है, जो कार बॉडीज होती हैं वो क्या हो जाती है, हमारी डैमेज हो जाती है, मतलब इसको समझ सकते हैं, ये क्या करता है, इट डैमेजेस कार बॉडीज, आयरन ब्रिजेस, ठीक है, और आयरन बॉडीज, आयरन ब्रिजेस, जो हमारी रेलिंग्स होती हैं, जो रेलवे ट्रैक होता है वो सब भी क्या होता है, डैमेज कर देता है। और हर साल क्या है, जो गवर्नमेंट क्या है, इस कोरोजन को क्या है, इस कोरोजन को खत्म, मतलब खत्म तो नहीं बट इसको कम करने के लिए क्या बहुत सारा पैसा क्या है खर्च करते, ताकि जो हमारी जो जितने भी जो ये हमारे ब्रिज वगैरह वो खराब नहीं हो। तो इसी के साथ हमारा क्या ये चैप्टर होता है कंप्लीट।